स्वागत है आपका एंट्रोपी के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में है और प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ है। जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो आमतौर पे इनइक्वालिटी जो है वो जुड़ी हुई है, चाहे वो एफिशिएंसी की बात करें, चाहे हमने हीट पंप की बात किया तो हमने कहा कि अगर रिवर्सिबल है हीट पंप तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा होगा इरिवर्सिबल से। जहाँ पे भी इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो अगर हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन का जो रिवर्सिबल है वो ज़्यादा होगा एफिशिएंसी उसकी इरिवर्सिबल से। तो इनइक्वालिटी जो है वो आमतौर पर थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ से जुड़ी हुई है, और इक्वालिटी तभी होती है जब चीज़ें जो हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर में होता है। तो ये अब समझने की कोशिश करेंगे। और एक और ख़ास जो इनइक्वालिटी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जुड़ी हुई है वो है इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस। ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, ये जेई क्लॉसियस ने 1865 में इसको 1865 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनइक्वालिटी है थर्मोडायनामिक्स में, और ये जुड़ी हुई है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। इसमें ये जो टर्म है और ये जो एक्सप्रेशन है जो दिया हुआ है, ये सर्कल में इंटीग्रल, इसका मतलब है ये साइक्लिक इंटीग्रल। कहने का मतलब ये, अगर साइकिल है, आपने जैसे हीट इंजन की बात करें तो आपके 4 डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, तो पूरा एक साइकिल जब होता है तो ये जो टर्म है वो हर पर्टिकुलर प्रोसेस पे अगर आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और उस पर अगर बाउंड्री के साथ अगर टेम्परेचर T है तो उसको हम सम करेंगे हर डिवाइस के साथ, तब जाके इंटीग्रल मिलेगा पूरा का पूरा इस साइकिल के माध्यम से। और ये कह रहे हैं कि अगर आप निकाल सकते हैं तो ये अमाउंट जो है वो लेस देन या इक्वल टू 0 होगा। तो नेचुरली इंटीग्रल जो है वो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जो है वो डिफरेंशियल टर्म हो जाएगा। तो ये है इंटायर साइकिल पे, इंटायर जो साइकिल है, साइकिल के पूरी तरह से हर साइकिल के पार्ट पे। और इसमें जो T है जो है वो टेम्परेचर एट द बाउंड्री होता है। और डेल्टा Q जो है वो अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है आपके बाउंड्री से के थ्रू। अब इसको अगर समझे कि इसको हम प्रूफ कैसे करें, तो इसको हम कहते हैं कि वैलिडिटी जो है इसकी, ये कैसे वैलिड है ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा। तो इसके लिए हम एक रिवर्सिबल जो है डिवाइस यूज़ करेंगे, और इसको ऐसे समझे कि ये आपका रिवर्सिबल है, जिसमें कि आपके पास ये हो गया जैसे बॉयलर, ये टरबाइन, ये कंडेंसर, और ये रहा आपका पंप। और इस बॉयलर को मिलेगा एनर्जी और या हीट जो है वो रिजर्वायर से मिलेगा। तो ये आपका एक थर्मल रिजर्वायर है जो TR पे है, और यहाँ से कंडेंसर से आपका हीट लूज़ कर रहा है। बट इसको हमने कहा कि ये अमाउंट जो है वो सिस्टम को जाएगा, और सिस्टम आपका एक पिस्टन सिलेंडर है जो कि कुछ वर्क करेगा, ये W सिस्टम जो हीट डालने के बाद। तो ये आपका ये सिस्टम हो गया, और यहाँ पे ये गया आपका W जो टरबाइन का है, लेकिन इसमें हमने कह दिया चूँकि ये साइक्लिक है, रिवर्सिबल साइक्लिक है ये हीट इंजन, तो ये हो गया W रिवर्सिबल। ठीक है। अब इसको हम जो है अप्लाई कर सकते हैं
एनर्जी बैलेंस बट अप्लाई करेंगे हम ये पूरा का पूरा हम एक कंबाइंड सिस्टम ले लेंगे। तो ये कंबाइंड सिस्टम लिया है जिसमें कि ये आपका हो गया कंबाइंड सिस्टम प्लस जो ये साइक्लिक वाला डिवाइस है। तो मैंने जो ड्रॉ किया है वो उसमें मैंने ये थर्मल रिजर्वायर जो है टी आर जहाँ पे है इसको मैंने बाहर रखा है। ठीक है, तो ये ब्लैक जो लाइन है ये आपकी होगी कंबाइंड सिस्टम प्लस साइक्लिक डिवाइस। अब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी बैलेंस। तो ये एनर्जी बैलेंस हो गया W सिस्टम प्लस W रिवर्सिबल, ये आपका हो गया प्लस जो चेंजेस अगर आपके कंबाइंड सिस्टम में है वो ये टोटल चेंजेस हो गए, ये आपका हो जाएगा डेल क्यू आर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिस्टम प्लस इक्वल टू डेल क्यू आर माइनस डी ई सी, और ये हो गया आपका कंबाइंड टोटल वर्क। ठीक है, ऑफ कंबाइंड सिस्टम। और डी ई सी हो गया आपका चेंज जो है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी जो है सिस्टम कंबाइंड सिस्टम का, जो कि ये है कंबाइंड सिस्टम प्लस साइक्लिक डिवाइस जो है, तो इसको हम कह सकते हैं कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, तो चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका फाइनली ये निकल के आया डेल डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डेल क्यू आर माइनस डी ई सी। तो ये आपका टोटल एक तरह से एनर्जी बैलेंस हुआ, करेक्ट। नाउ अगर आप ये डिवाइस को रिवर्सिबल मानते हैं तो आपको अगर मानते हैं रिवर्सिबल, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कार्नोट प्रिंसिपल से आपको लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर कंसिडर करते हैं रिवर्सिबल डिवाइस साइक्लिक डिवाइस, ऐसे में जो हीट का रेशियो होता है वो टेम्परेचर का रेशियो होता है। तो सिस्टम जो है वो टेम्परेचर T पे है, ओके, तो इसकी बाउंड्री है जो है वो सिस्टम T पे है। तो ऐसे केस में डेल क्यू आर बाई डेल क्यू जो हो जाएगा वो होगा टी आर बाई टी, और डेल क्यू आर बाई टी आर जो है वो डेल क्यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस वाले इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। डेल क्यू आर को आप डेल क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपका आ गया ये डेल, दिस इज़ टी आर डेल क्यू बाई टी माइनस डी ई सी, क्योंकि डेल क्यू आर इज क्या है टी आर डेल क्यू बाई टी, तो यही मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो है ये एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी से निकल के आया है और रिवर्सिबल डिवाइस कंसिडर कर रहे हैं। अब ये कंसिडर करते हैं कि जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम जो कि टी पे है, एक टी आपका एक बाउंड्री पे टेम्परेचर है, ये एक रिवर्सिबल साइकिल, मतलब ये पर्टिकुलर सिस्टम को हम यहाँ पे डॉट लाइक लगा सकते हैं कि सिस्टम हमारे इंटरफेस में है। इसको आप एज्यूम कीजिए, इसको मानिए कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस पे जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये चाहे एक्सपैंड हुआ या फिर बाद में वापस कंप्रेस होकर वापस उतनी जगह आ सकता है। तो इस सिंबल को हम यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम
ऐसे लिख सकते हैं कि ये साइकिल की है, एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो हो के जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसमें हमने जो क्या किया है कि सिस्टम जो है इसमें कंसिडर करेंगे कि आप मानेंगे कि ये सिस्टम जो है वो एक साइकिल जो है वो प्रोसेस करता है ये सिस्टम। और साइकिल इस सिस्टम जब करेगा तो साइक्लिक डिवाइस भी कई बार कर सकता है। तो ये एज्यूम करेंगे कि ये मानेंगे कि साइक्लिक डिवाइस भी एक नंबर ऑफ साइकिल वो इस दौरान वो काम करता है। ठीक है, तो जब ये साइकिल कर चुका है कि भाई आपका सिस्टम भी साइक्लिक प्रोसेस करता है, डिवाइस भी कर रहा है, तो किसी भी साइकिल में टोटल एनर्जी जो है, चेंज इन टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो टोटल कंबाइंड एनर्जी भी वापस उसी स्टेट पे आ जाएगी जो शुरुआत हमने की थी। अब इसकी वजह से ये आपका वैल्यू इसकी ज़ीरो हो गई। ठीक है, और ये टोटल जो है ये इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये टोटल वर्क इस दौरान ही करता है। और टी आर चूँकि कांस्टेंट है, चूँकि वो थर्मो रिजर्वायर का है, तो ये हो गया आपका डेल क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये निकल के आता है इस प्रोसेस का और इस एक्सरसाइज करने का ये फाइनल निष्कर्ष निकल के आता है। ना ये नोटिस कीजिए, ये डब्ल्यू सी जो है इसमें ये टोटल जो है इफेक्टिव वर्क है जो कर रहा है। ध्यान दीजिए, डब्ल्यू सी हमने क्या कहा था कि ये कंबाइंड टोटल वर्क है। अब जब हमने ये किया, ये पर्टिकुलर चीज़ जो ये आपका ये कंबाइंड सिस्टम लिखा, तो ये क्या कर रहा है, ये एक एनर्जी लेता है टी आर से और इफ़ेक्टिवली ये वर्क कर रहा है। तो ये अगर ध्यान दिया जाए तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया कि भाई आपका ये क्यू लिया और यहाँ पे सिंपल सा डब्ल्यू सी दिया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये वायलेट करता है, उल्लंघन करता है आपका जो हम लोगों ने कैल्विन प्लैंक जो स्टेटमेंट है उसका उल्लंघन करता है। क्योंकि ये कर क्या रहा है, वो एक्सचेंज कर रहा है केवल हीट रिजर्वायर से और कम्प्लीटली वो वर्क कर रहा है कुछ बिना थ्रो किए हुए। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि ये डब्ल्यू सी जो है वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैन नॉट बी पॉजिटिव। सो एक ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस एग्जांपल के माध्यम से ये देख रहा है कि ये टोटल नेट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है केवल एक रिजर्वायर से एक्सचेंज करने से, जो कि पॉसिबल नहीं है। और टी आर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो ये लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो होगा। और यही आपका क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। ये जो रिलेशन है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ये सभी थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए वैलिड है, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, और चाहे वो रेफ्रिजरेशन साइकिल ही क्यों ना हो। ठीक है ना, इस पर नोटिस कीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि सिस्टम जो इसके अंदर हम लोगों ने किया था यहाँ पे, ये जो सिस्टम है ये भी रिवर्सिबल है, तो पूरा का पूरा कंबाइंड सिस्टम रिवर्सिबल हो जाएगा। सो अगर सिस्टम रिवर्सिबल है तो इसका मतलब कंबाइंड सिस्टम भी रिवर्सिबल है। तो अगर पूरा सिस्टम को उल्टा कर दे, मतलब पूरा कंबाइंड सिस्टम को हमने सपोज उल्टा कर दे, मतलब साइकिल ही का डायरेक्शन चेंज कर दे, तो वो रिवर्स साइकिल हो गया। तो रिवर्स साइकिल के केस में जो भी हम लोग क्वांटिटी जो यूज़ करते हैं, का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है जो नॉर्मल केस में है,
बट साइन जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। और जब रिवर्स साइकिल होता है तो ऐसे केस में, जैसे कि रेगुलर केस में हमने कहा कि WC जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, वैसे ही रिवर्स केस में WC लेस देन 0 नहीं हो सकता फॉर रिवर्स केस। ओके, इसका मतलब अगर आपका सिस्टम प्लस ऑफ कोर्स डिवाइस तो रिवर्सिबल है ही, सिस्टम भी अगर रिवर्सिबल है तो इंटरनली रिवर्सिबल हो गया पूरा का पूरा। ये जो डॉटेड लाइन के अंदर की जो कंबाइंड सिस्टम वो आपका रिवर्सिबल हो गया। ऐसे केस में WC, चूँकि ये दोनों कंडीशन तभी वैलिड होगा जब WC जब इंटरनल रिवर्सिबल, यही केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो इसका मतलब ये है कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका रेगुलर केस में उसको रिवर्स कर देते हैं तो ये कंडीशन है। इसका मतलब जब आपका सिस्टम प्लस डिवाइस कंबाइंड सिस्टम अगर रिवर्सिबल है तो ये आपका कंडीशन हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन जो है आपका, आपने जो यूज़ किया था ओके del Q by T, जो अपना क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, वो फाइनली ये एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। तो ये जब इंटरनल रिवर्सिबल हो जाता है तो आपका ये 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी मतलब कि जो क्लॉसियस का जो एक्सप्रेशन है ओके, उसमें जो इक्वालिटी है, इक्वल जो साइन होती है, वो या तो टोटली रिवर्सिबल हो या इंटरनल रिवर्सिबल हो। ठीक है, और इनइक्वालिटी जो होगी वो आपका इर्रिवर्सिबल केसेस में इनइक्वालिटी रहेगा। इक्वालिटी टोटली रिवर्सिबल और इंटरनल रिवर्सिबल केसेस में रहेगा। चलिए अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसेस के बारे में, कि कैसे यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए, पता करने के लिए कि जो हमने प्रोसेस दिखाया है वो वायलेट करता है कि नहीं, उल्लंघन करता है कि नहीं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो ये आपका एक प्रोसेस डायग्राम दिखाया है, ये प्रॉपर प्रोसेस है आपका, जिसमें कि बस टर्बाइन है, बॉयलर है, पंप है और कंडेंसर है। कहने का मतलब ये हीट इंजन है। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशंस दी हुई हैं कि भाई आपका टर्बाइन से जो निकल के आया ये 90% क्वालिटी पे 15 किलो पास्कल पे है, कंडेंसर में कंडेंस होके ये 10% क्वालिटी में आ गया 15 किलो पास्कल पे, और पंप पे जाके ये सैचुरेटेड लिक्विड 0.7 मेगा पास्कल बना, और यहाँ से ये बॉयल हो गया, बॉयल होके ये वेपर बना, वेपर जो है टर्बाइन में गया। अब ये साइकिल जो हमने बनाया है हीट इंजन का, ये क्या ये वायलेट करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कहने का मतलब ये है कि क्या ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी फॉलो कर रहा है, ये एक्सप्रेशन फॉलो करता है कि नहीं करता। तो इसको चेक करने के लिए इसमें दो चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। पहला कि कौन कौन से डिवाइसेस में आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बॉयलर, जो कि बॉयलर में आपका del Q होगा, और कंडेंसर, तो ये del Q स्पेसिफिकली जो बॉयलर के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका इसके और इसके बीच का डिफरेंस इंथैल्पी के जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली वही होगा। अगर आप कहते हैं कोई प्रॉपर कोई लॉस नहीं है तो ये इक्वल हो जाएगा कि उतना ही अमाउंट आपका डेल्टा एच हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपका डेल्टा एच हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी डेल्टा एच हो जाएगा इसके और इसके बीच में। और बाकी जो है वो एडियाबैटिक की तरह है, मतलब यहाँ पे कोई हीट इंट्रैक्शन नहीं है। तो इस 4 डिवाइसेस में केवल 2 ही हीट इंट्रैक्शन वाले आपके डिवाइसेस हैं। तो इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं कि ये आपका del Q by T है, ये आपका बॉयलर है, ये आपका कंडेंसर है।
ठीक है। अब ये डेल क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बॉयलर वाला जो है, बॉयलर यहाँ पे है, तो आपका ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन जो है, जो कि टेम्परेचर फिक्स होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका 1/T डेल क्यू हो गया प्लस 1/T ये हो गया। बॉयलर का टेम्परेचर जो है मान के चले, चूँकि ये 1 है और 1 और 2 सेम होने वाला है, तो ये चूँकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जो बॉयल करेगा इसी कंडीशन पे, और T1 जो है वो T सेट होगा, तो T1 डेल क्यू प्लस T3 इंटीग्रल डेल क्यू। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रल टोटल अमाउंट ऑफ बॉयलर हो गया, तो ये हो गया आपका Q, जो ये टोटल जो है इफेक्टिवली ये अमाउंट जो है, चूँकि हम मान भी चल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये पर यूनिट ये अमाउंट जो है डेल क्यू की जगह स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि पर यूनिट मास भी हो सकता है। एज्यूम करें कि पर एक ही केजी का जो है आपका फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड जो है चारों तरफ साइकिल में काम कर रहा है, तो पर केजी भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल क्यू भी हो सकता है एक्चुअली, तो इसी को मैं वापस ऐसे लिखूँगा कि ये पार्ट हो जाएगा 1/T1 और डी क्यू है प्लस dQ/3 इंटीग्रल है जो कह रहे हैं, और ये आपका हो गया dQ आपका आ गया टोटल अमाउंट हीट, इसका मतलब H2 माइनस H2 माइनस H1/T1 प्लस ये लॉस हुआ, इसका मतलब H3 माइनस H4। बट इसमें एक चीज़ नोट कीजिए कि ये इस तरह से लिखना क्या सही है कि नहीं सही है, इस पे ध्यान दीजिए। ये डेल क्यू जो है ये साइन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लॉस कितना है या ज़्यादा कितना है, तो इसमें एक साइन कन्वेंशन चाहिए होता है। तो अगर मैंने इसमें ये लिया है कि H2 माइनस H1, तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया हुआ है कि ये आपका डायरेक्शन है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये फाइनल है H4 और H4 माइनस H3, ये आपका डेल क्यू निकल के आएगा। तो ये ऑफ कोर्स एज्यूमिंग कि आपका कंडेंसर में हीट जा रहा है, तो इसको यहाँ पे या तो इसे माइनस लिखे या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि H2 माइनस H1 प्लस T1 प्लस H4 माइनस H1 प्लस T3। नाउ H4 माइनस H1 तो ऐसे भी आपका नेगेटिव होगा, तो इस तरह से आप इसको साइन आपका ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा कि भाई ये पार्ट जो है ये हीट लॉस है और ये पार्ट हीट गेन है। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आया ये पार्ट। अब ये डेल्टा H जो T1 है, T1 जो है वो T1 आपका आ गया T सेट, ये आएगा एट 0.7 मेगा पास्कल, और T जो 3 है वो आएगा आपका T सेट एट 15 किलो पास्कल। अब मेन चीज़ ये है कि आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, तो ये आपको टेबल देखना पड़ेगा। टेबल आपको मिल जाएगा A5 में। A5 अगर देखेंगे आप टेबल, तो आपको T सेट मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा T1 इज इक्वल टू T सेट, ये मिल जाएगा 164.95 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास हो जाएगा 53.97, और H4 H1 ये भी आपको टेबल A5 से मिल जाएगा। H2 माइनस H1 चूँकि ये सुपर हीटेड है, तो ये आपको 0.7 मेगा पास्कल के टेबल से मिलेगा, आपके स्टीम टेबल से मिलेगा। तो इसकी अगर वैल्यू आप डालें तो H2 माइनस H1 निकल के आता है 2066.3 किलो जूल्स पर केजी, और H4 माइनस H1 निकल के आता है माइनस 1898.4 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, और इसको आप प्लग इन करें
तो आपको निकल के आता है दिस, इसको आप प्लग इन करें, यहाँ पे सब डाले वैल्यूज़, तो ये निकल के आ जाएगा, ये आ जाता है आपका -1.087 किलो जूल्स पर kg पर केल्विन। तो ये नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आने का मतलब कि ये आपका जो प्रोसेस है ये आपका सही है जो आपको दिखाया गया है। तो मैंने आपको ये टेबल दिखाई नहीं, टेबल चूँकि आपने पहले देखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से टेबल निकाले। आपको पहली बात तो ये है कि बॉयलर के केस में सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर गया है, तो वैसे भी आप एक्चुअली टेबल A5 से भी देख सकते हैं, 700 किलो पास्कल का टेबल देखें और वहाँ से आपको डेल्टा एच मिल जाएगा। आपको सिंपल सा HFG निकालना है और सीधा यूज़ करना है। इस केस में चूँकि ये 90% क्वालिटी है तो आपको ये H3 जो है वो आपको HF प्लस X HFG निकालेंगे, और H4 भी जो है आप HF प्लस X HFG निकालेंगे। X आपका क्वालिटी हुआ, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो H4 माइनस HF आपका आ जाएगा -0.8 HFG, क्योंकि अब X क्वालिटी 9 है, 0.9 और 0.1, और HFG जो है वो एट 15 किलो पास्कल आप टेबल A5 से निकालेंगे और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। अब इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी और जो क्लासेस इनइक्वालिटी है इससे हम एंट्रोपी को कनेक्ट करेंगे और इसकी चर्चा जो है अगले लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।